हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी के बारे में। मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी के बारे में अगर हम बात करें तो इनसे ही हम ये कह सकते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री की जो बात है वो शुरुआत होती है। तो इनके टाइम में कंडीशंस क्या थी इंडिया की, तो रूलर्स जो थे वो एक तो ये थी कि यूनाइटेड नहीं थे। दूसरा ये था कि जेलेसी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी रूलर्स में, और स्टेबिलिटी जो है वो नहीं मतलब इतनी थी क्योंकि यूनिटी नहीं थी, तो इसलिए तो ये सब जो रीज़न्स हैं इनके वजह से इन्होंने जो है वो स्टार्ट करना शुरू किया एक्सपीडिशन अपने, इन्वेजन्स अपने। तो सबसे फर्स्ट जो अरब जो इधर इंडिया आया था जिसने यहाँ पे मतलब कोशिश की थी इन्वेजन करने की, वो था मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 एडी में आया था। लेकिन वो इतना मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, और फिर वो इन्वेजन करके और मतलब थोड़ी सी जगह पे, और फिर वो वापस उसे चल गया था, क्योंकि उस टाइम इतनी फिर भी इनकी जो है वो पहुंच थी कि वो इन्हें वापस भेज सकें। लेकिन उसके बाद जो है एक तो उन्हें जो है वो ये मिला कि भाई वो जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते, और हम जा सकते हैं। उन्होंने देखा कि भाई कैसा है इंडिया, कितनी क्यों उनसे उससे मतलब जाना कि भाई वेल्थ वगैरह काफ़ी है इंडिया में, तो इसलिए इनको जो है वो परमिट मिला कि साहब इंडिया में हम भी जाएंगे और हम भी इन्वेड करेंगे और एक्सपीडिशन करेंगे। फिर बात करें अगर हम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की, मतलब उसमें कौन कौन सी स्टेट्स थी जब मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी की एक्सपीडिशंस वगैरह हुई। तो मोहम्मद गौरी की अगर पहले हम बात करें तो मोहम्मद गजनवी के पहले बात करें तो मोहम्मद गजनवी के टाइम में नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में मतलब हिंदू शाही डायनेस्टी रूल करती थी। लाहौर में, मुल्तान एंड सिंध में अबुल फ़तेह दाऊद नाम का शिया सेक्ट का रूल करता था। कश्मीर में अवंती वर्मन रूल करता था। कन्नौज में मिहिर भोज वगैरह रूल करते थे। बंगाल में वो पाल डायनेस्टी रूल करती थी। मालवा में परमार डायनेस्टी रूल करती थी। गुजरात में सोलंकी डायनेस्टी रूल करती थी। बुंदेलखंड रीजन में उसमें जो है वो चंदेलाज का जो है वो एरिया था। तो ऐसे करके, और साउथ इंडियन स्टेट्स की बात करें अगर हम तो उसमें चालुक्यास थे, चोलास थे, उनका जो है रूल था। तो ऐसे ही राजपूत और वगैरह का, और ये चालुक्यास वगैरह का, परमार प्रतिहारास वगैरह, ये सब यहाँ पे रूल किया करते थे इंडिया में। पर इनमें यूनिटी नहीं थी एक तो, और एक जेलसी थी। तो इसलिए ये जो तुर्कों को है वो यहाँ पे एक्सपीडिशन करने का, इन्वेजन करने का मौका मिला। फिर मोहम्मद गजनवी की अगर हम अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो वो मतलब अपने जो फादर का एल्डेस्ट सन था सुबक्तगिन का। सुबक्तगिन और अल्पतगिन जो हैं उन्होंने भी इन्वेजन करने की सोची थी इंडिया में। सबसे पहले तो अल्पतगिन ने, और उसके बाद उसके एक वो था स्लेव था जिसका नाम था सुबक्तगिन, उसने भी यहाँ पे इन्वेजन करने की सोची थी। और वो मतलब नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में आकर के इन्वेड करने लगे थे, बट फिर वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे और फिर वो चले गए थे वापस। फिर अगर मोहम्मद गजनवी की इन्वेजन्स की बात करें तो इसने 1000 AD से ये स्टार्ट हुआ था करना, और जयपाल के अगेंस्ट इसकी स्ट्रगल स्टार्ट हुई। जयपाल, फिर आनंद पाल के अगेंस्ट हुई इसकी स्ट्रगल स्टार्ट। फिर इसने भेरा का एक्सपीडिशन किया, फिर मालवा का कंक्वेस्ट करी, फिर सुखपाल को इसने डिफीट किया 1007 AD में, जो कि गवर्नर था भेरा का। फिर इसने वो मैंने जैसे आपको बताया कि भाई जयपाल के बाद आनंदपाल के साथ इसकी
स्ट्रगल स्टार्ट हुई। फिर इसने नगरकोट कांगड़ा साइड में इन्वेजन करी। फिर मुल्तान में मतलब 1010 में इन्वेड किया। फिर थानेसर में 1014 एडी में इन्वेड किया। फिर कश्मीर में 1015 में एडी में इन्वेड किया। फिर मथुरा कन्नौज साइड में इन्वेजन करी इसने 1018 टू 1019 एडी में। फिर कलिंजर में 1020 एडी में। फिर पंजाब पे इन्वेजन करी 1021 एडी में। फिर सोमनाथ, जो कि मेन कहते हैं कि भी सोमनाथ के जो खजाना वगैरह ये लूट के चला गया था, तो वो जो सोमनाथ मंदिर जिसने इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था, ये भी कहते हैं कि भाई, और मतलब सही सच ही है कि कहते क्या है। तो 1025 एडी में सोमनाथ के ऊपर इसने एक्सपीडिशंस किया था और सारा मंदिर डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर इसका लास्ट एक्सपीडिशन 1026 एडी में था, उसके बाद ये आया नहीं था। और जो लूट लाट वगैरह इसने मतलब काफ़ी मचाई थी इंडिया में। और इसके मतलब क्यों आया था ये, इसके मोटिव बिहाइंड मोहम्मद इन्वेजन यही था कि एक तो इस्लाम का स्प्रेड करना इंडिया में, एक हाईली एम्बिशियस लीडर था ये। तीसरा ये था कि वेल्थ जो है इंडिया की उसको अपने ऊपर मतलब अपने साथ लेके जाना। तो और ब्रेव था ये काफ़ी। लेकिन जो मेन रीज़न माना जाता है वो यही माना जाता है कि ग्रीड फॉर वेल्थ के लिए ही ये आया था इंडिया में। फिर इसके साथ काफ़ी मतलब वो भी आए थे, उत्बी आया था, फिरदौसी आया था, मतलब काफ़ी लिटरेचर राइटर्स जो हैं उस टाइम के वो आए थे इसके साथ। तो इसकी इफ़ेक्ट क्या पड़े इसकी इन्वेजन से, तो उसकी बात करें अगर हम, तो इसकी इन्वेजन से इफ़ेक्ट ये पड़ा कि अदर इन्वेडर्स को भी मौका मिल गया कि भाई ये जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। तो ओपनिंग फॉर अदर इन्वेडर्स, इंडियन वीकनेस रिवील्ड हो गई कि भाई सब आपस में मिलजुल के नहीं रहते, यूनिटी नहीं है, जेलसी है। रूइन ऑफ यूथ पावर जो है क्योंकि 17 इन्वेजन्स इसने करी इन टोटल, तो इससे जो है यूथ पावर के जो है वो डिस्ट्रॉय हुई। काफ़ी सारा वेल्थ ये ले गया था, तो अनलिमिटेड वेल्थ की लॉस हुआ। आर्ट का जो है वो लॉस हुआ। और पंजाब का जो रीजन है वो काफ़ी सारा गजनवी एम्पायर के अंडर आ गया। फिर अलबरूनी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई इसने अलबरूनी इसके साथ आया था, उसने कुताबुल हिंद में इसके सारा मोहम्मद गजनवी के बारे में सारा मेंशन किया हुआ है कि कैसा वो था रूलर, कैसा उसने कंक्वेस्ट की, कैसे उसने वेल्थ प्राप्त करी, ये सारा। तो ये इसकी पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो ये यही है कि इम्प्रेसिव पर्सनैलिटीज़ थी इसकी। रिलीजियस माइंडेड सुल्तान था, ब्रेव सोल्जर था, एडमिनिस्ट्रेशन इसका इतना अच्छा नहीं था, आर्ट एंड लिटरेचर का लवर था ये। फिर जो है अगर हम बात करें कि इन पे शहनामा वगैरह जो है वो भी फिरदौसी ने मतलब लिखी है इसके ऊपर। यूसुफ एंड ज़ुलेखा वो भी इसने फिरदौसी ने लिखी है। फिर उत्बी की अगर बात करें तो उसने तारीख़ यमनी लिखी है इसके ऊपर। तो ऐसे करके लिटरेचर को ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस देता था। फिर अगर बात करें मोहम्मद गौरी की, तो इन्वेजन्स ऑफ मोहम्मद गौरी की बात करें, ये मोहम्मद गजनवी का जो है वो स्लेव था। और ये गौर एक इलाका है अफ़गानिस्तान वाली साइड में, वहाँ पे मतलब इनकी जो है वो कम्युनिटी रहती थी। और वहाँ का ये मतलब रूलर था उस एरिया का। फिर इन्वेजन्स की बात करें तो मुल्तान और ऊच में 1175 एडी में इसका फर्स्ट मतलब जो है वो इन्वेजन स्टार्ट हुआ। फिर अनिलवाड़ा में इसने 1178 में इन्वेजन किया। पंजाब में 1181 से 86 तक किया। फिर इसकी जो है आफ्टर पंजाब इसका जो है वो
पृथ्वीराज चौहान को जब इसकी मतलब इम्पोर्टेंस का पता लगा कि भाई ये इन पंजाब तक और दिल्ली तक आ सकता है, तो फिर इसे बैटल ऑफ टरेन जो है वो स्टार्ट हुई। पृथ्वीराज चौहान ने फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन में इसको हराया, बुरी तरह हराया। और फिर जो सेकंड बैटल ऑफ टरेन है उसमें पृथ्वीराज चौहान को इसने डिफीट किया 1192 AD में। इसके ऊपर मतलब काफ़ी वो है कि भाई उसने इसको बुरी तरह हराया वगैरह, और पृथ्वीराज चौहान को वहीं ले गया था ये अपने, और वहाँ पे साहब पृथ्वीराज चौहान को काफ़ी मतलब यातनाएं, प्रॉब्लम्स काफ़ी फेस करनी पड़ी, और फिर पृथ्वीराज चौहान की डेथ हुई। फिर इसने जयचंद को डिफीट किया 1194 AD में, जो कि कन्नौज का रूलर था, जो उसने कॉन्स्पिरेसी की थी और पृथ्वीराज चौहान का सपोर्ट नहीं किया था अगेंस्ट मोहम्मद गौरी, जिसने मोहम्मद गौरी को सपोर्ट किया था इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। फिर अगर बात करें तो इसने अजमेर, अनिलवाड़ा, हांसी में अपनी ऑक्यूपेशन कर ली। फिर बिहार में कन्क्वेस्ट किया 1197 AD में, बंगाल में किया, तिब्बत में किया, खोखरा जो कि पानीपत वाली साइड वाले एरिया जो है उनके अगेंस्ट किया 1205 AD में, और 1206 AD में इसकी डेथ हो जाती है। फिर इसके इन्वेजन से रिज़ल्ट यही हुआ कि पॉलिटिकल लाइफ में इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ा, ग्रेट लॉस हुआ जैसे कि उस टाइम भी हुआ। फिर बात करें कि इसकी जो इन्वेजन है उसने गजनवी रूल इन पंजाब को जो है वो ख़त्म किया, और मोहम्मद गौरी का जो रूल है वो एस्टेब्लिश हुआ। फिर इसका स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन इंडिया, ये भी रीज़न है कि भाई इस्लाम जो है उसका उदय इंडिया में भी हुआ अरब के अलावा इस टाइम पीरियड में। फिर इंडिया को मतलब इंडो मुस्लिम कल्चर के रूप में जाने लगा। आर्किटेक्चर वगैरह में भी फिर आगे दिखेगा कि इंडो मुस्लिम कल्चर शो होता हुआ। फिर कास्ट सिस्टम वगैरह की वजह से भी इसको चांस मिला कि भाई, क्योंकि इतनी यूनिटी नहीं थी और कास्ट सिस्टम भी था इंडिया में, तो इसको ये जो है वो सफलता मिल गई, ये सक्सेसफुल हो गया, और जो इंडियन रूलर्स थे वो अनसक्सेसफुल रहे। फिर अगर इसके बात की जाए तो ये भी ब्रेव सोल्जर था, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर था। फिर मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी को अगर कंपेयर करें तो दोनों ही बहुत ही ब्रेव एंड करेजियस रूलर थे, बट एक बात यही है कि इनमें डिफरेंस जो है वो यही था कि मोहम्मद गजनवी ने कोई भी अपनी जो बैटल है वो कभी हारी नहीं थी, और मोहम्मद गौरी ने जो है वो फिर भी बैटल हारी थी, और फिर जो है वापस वो उठ खड़ा हुआ था, और फिर मतलब उसने रूल अपना इस्टेब्लिश किया था। फिर आर्ट एंड लिटरेचर में, स्टेट्समैन एम्पायर बिल्डिंग में, और रिलीजियस जेल जो है वो दोनों में ही थी। तो इन सब में तो दोनों ही बराबर हैं, बस एक रीज़न मेन यही है इनका डिफरेंस का कि भाई जो मोहम्मद गजनवी है उसने कोई अपनी बैटल नहीं हारी थी, और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से बैटल हारी थी। तो कॉजेज़ ऑफ द सक्सेस ऑफ द मुस्लिम अगेंस्ट द राजपूत, इसकी अगर बात करें तो इसमें यह आता है कि भाई राजपूत के होते हुए मुस्लिम कैसे सक्सेसफुल हुए। तो ये था कि नॉर्थ वेस्ट के ऊपर इनका ध्यान ही नहीं था राजपूतों का, और पॉलिटिकल कंडीशन जो थी वो डिप्लोरेबल थी, मतलब अच्छी नहीं थी, ये यूनिटी वगैरह नहीं थी। डिसइंटरेस्टेडनेस ऑफ द मासेस जो है वो इंटरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं ले रहे थे इतना, और फॉरेन इन्वेजन नहीं हुई थी काफ़ी लॉन्ग टाइम से, तो ये सब ऐसा कि भाई फॉरेन इन्वेज होएगी ही नहीं इंडिया में। और ये जो है वो मुस्लिम और तुर्क जो है वो ब्रेव रेस थी, इसलिए जीती है। और बुद्धिस्ट और जैन वगैरह की वजह से नॉन वायलेंस जो है वो उसका जो है स्प्रेड जो है वो काफ़ी फैल गया था, तो इसलिए सब कोई वायलेंट रहना ही नहीं चाहता था। और सोशल रिलीजियस कॉज मतलब कास्ट सिस्टम वगैरह काफ़ी था, तो इसलिए जो है इनको आसानी हुई तुर्कों को, और इनको नहीं हुई। जो इंडियन स्टाइल था फाइट का वो पुराना था, ओल्ड था, इनका जो है वो न्यू मेथड था।
डिपेंडेंस ऑन एलिफेंट्स ज़्यादा रखते थे, ये हॉर्स पे बिलीव करते थे जो कि फटाफट पहुँचे। मिलिट्री प्लान जो है वो इनके डिफरेंट थे, डिप्लोमेसी इन वॉर जो है वो डिफरेंट थी दोनों की। परमानेंट आर्मी जो है इंडियन की वो कम थी, लैक ऑफ परमानेंट आर्मी। ये डिफेंसिव अप्रोच से खेल रहे थे, ऑफेंसिव अप्रोच रखी नहीं थी इंडियन जो है राजपूत रूलर्स ने। इवेडिंग रिस्क इन द वॉर, रिस्क था वॉर में, इसलिए इन्होंने सब वॉर इन्होंने पहले स्टार्ट नहीं करी। कैपेबल तुर्क जनरल्स जो थे वो कैपेबल थे। और जो है मुस्लिम्स में है स्लेवरी जो है वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो है स्लेव जो है वो अपने मतलब राजा के बिल्कुल मतलब पक्के थे, तो इसलिए वो हमेशा उनका साथ देते थे। फ्यूडल सिस्टम जो है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा फैल गया था उस टाइम में, कास्ट सिस्टम फैला हुआ था, सोशल लेवल्स काफ़ी थे ज़मींदार वगैरह को लेकर के। पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ कम हुई थी, फेडरल। तो ये सब कारण रहे कि इंडिया में तुर्कों ने अटैक किया और वो सक्सेसफुल रहे, और इंडियन जो राजपूत रूलर्स हैं वो अनसक्सेसफुल रहे। और ऐसे करके फिर अब जो है दिल्ली में वो तुर्कों का रूल हो गया, और स्लेव डायनेस्टी जो है वो स्प्रेड हो गई। और इससे क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत, जिसको मतलब स्लेव डायनेस्टी को दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है टाइम पीरियड को उनके को, तो वो एस्टेब्लिश हो गई, और फिर अदर रूलर्स भी उनके आने लग जाएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर्स में हम बात करेंगे उनकी, जैसे कि इल्तुतमिश वगैरह, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह। फिर उन्होंने हाई गवर्नमेंट जॉब्स अपनी आने लग गए। तुर्क्स जो हैं इक्ता सिस्टम उन्होंने लागू किया। तो ये वो होता था कि इक्तदार जो है वो कलेक्ट करता था रेवेन्यू वगैरह, और ये जो है सुल्तान जो है वो कांटेक्ट करता था कैलिफ को, जो कि टर्की में उनका मेन सुप्रीम लीडर जो माना जाता है वो था। और उस जब वो अप्रूव कर देते था तब कोई रूलर रूल करने मतलब रूल करता था। फिर बात करें जब तुर्क आए तो इन्होंने अपने मिलिट्री चेंजेस किए, इकोनॉमिक चेंजेस किए, और ये जो है वो जैसे कि सब पहले उसमें चले गए थे रूरल लाइफ में, तो ये अब अर्बन सेंटर्स में जो है वो स्प्रेड होने लगे। तो ये सारी बातें थी मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में। कल हम बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश हुआ तो फिर आगे मतलब जैसे ये तो 1206 AD में ये तो कन्क्वेस्ट वगैरह में ही लगे रहे मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी तो। लेकिन फिर दिल्ली सल्तनत में किसने प्रोग्रेस करी, जैसे कि इल्तुतमिश वगैरह ने क्या उन्होंने डेवलपमेंट करी, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय।